हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है कि करंट क्या होती है। चलिए करंट के बारे में जान लेते हैं। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो हमारी करंट फ्लो होती है। पर एक सर्किट के माध्यम से जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है, बट करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो होती है, पर करंट तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होती है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होती है वो कैसे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को करंट कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है आगे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होना है? एक पूरे कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपना स्थान छोड़ के आगे की तरफ फ्लो हुआ तो वहाँ बच गया एक होल्स जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पूरे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो होने हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, वो आगे की तरफ गया, यहाँ बच गया एक होल्स जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन फिर से आगे की तरफ गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो होते रहेंगे, अपनी जगह छोड़ते रहेंगे और यहाँ आता जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी करंट उसके विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हमारी करंट फ्लो होती है, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। करंट को जहाँ भी कहीं हमें प्रदर्शित करना होगा वो आई से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ करंट का मात्रक होता है एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर होता है, मतलब करंट को मापने के लिए हम जो यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं एम्पियर, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है। अब बात करते हैं करंट को मेज़र करने की। अब करंट को अगर हमें मापना है तो हम एक यंत्र का यूज़ करते हैं। वो यंत्र होता है एमीटर, जिसको हम एमीटर का सिंबल है तो करंट को मापने के लिए एक यंत्र का यूज़ किया जाता है जिसे हम एमीटर कहते हैं। वो एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह से है। बात कर लेते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक बल है जो करंट को बहने के लिए प्रेरित करता है। वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं, V से प्रदर्शित किया जाता है। हर वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्टेज को मापने के लिए एक यंत्र का यूज़ किया जाता है, उस यंत्र को कहते हैं हम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल है ये। थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। करंट के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का एक गुण है जो रेजिस्टेंस कहलाता है। अब ऐसे रेजिस्टेंस करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का एक गुण है जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम एक यूनिट का यूज़ करते हैं, वो होती है ओम। रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, रेजिस्टेंस को मापना है अगर हमें, तो उसके लिए हम यंत्र का यूज़ करते हैं, वो होता है ओम मीटर। ओम मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से है। चलिए तो अब इन तीनों टर्मिनोलॉजी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। माना हमने दो टैंक लिए हैं, टैंक ए और टैंक बी। टैंक ए में पानी ज़्यादा मात्रा में भरा है, टैंक बी में पानी है कम लेवल पर। इस पानी को हमने माना है आई, करंट। मैंने बीच में मतलब इसमें बीच में हमने एक वाल को माना है, रेगुलेटर है, उसको मान लिया रेजिस्टेंस। जो इस पर प्रेशर काम कर रहा है वो है वोल्टेज। तो जैसे ही मैं इस रेगुलेटर को थोड़ा ओपन करती हूँ, पानी प्रेशर के साथ टैंक ए से टैंक बी में जाना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही मैं इस वाल को और ओपन करती हूँ तो पानी तेज़ी के साथ दूसरे टैंक में जाना शुरू हो जाता है।
तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस के मान को कम करते हैं, करंट, पानी जो हमने करंट माना है वो तेज़ी के साथ दूसरे टैंक में फ्लो हो रहा है जब तक उसका लेवल इक्वल नहीं हो जाता है। तो जो प्रेशर काम कर रहा है वो वोल्टेज है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान कम हुआ है तो प्रेशर बढ़ा है और करंट भी तेज़ी के साथ फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। अब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच एक रिलेशन है जिसे हम ओम्स लॉ के माध्यम से समझ लेते हैं। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है? वोल्टेज जो होता है वो करंट के समानुपाती होता है कि अगर वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान भी बढ़ता है। अब अगर हम इस कांस्टेंट साइन को हटाते तो हमारा एक नियतांक, एक कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस। जो वोल्टेज है वो आई के प्रोपोर्शनल है कि अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाते तो करंट का मान भी बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं हम करंट और रेजिस्टेंस की। करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए हमने यहाँ वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, तो अगर हम रेजिस्टेंस के मान को अगर हम बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ाते हैं तो करंट के मान में कमी आती है, करंट का मान कम हो जाता है अगर हम रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे हैं। तो आई करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के समानुपात में। इससे हमें समझ आ रहा है कि अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं तो करंट के मान में कमी आ जाती है, करंट का मान कम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आम भाषा में कहा जाता है कि करंट लग गया है। एक्चुअली वो शॉक करंट नहीं, वोल्टेज होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।